गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक रसारोहण को समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक होगा रसारोहण। इससे पिछली वीडियो में हमने पादपों में जल अवशोषण की क्रिया का अध्ययन किया था। उस क्रिया में हमने जाना जड़ों द्वारा अवशोषित जल पादप के वायवीय भागों में पहुंच जाता है। क्या जड़ों द्वारा अवशोषित जल का पादप के वायवीय भागों में पहुंचना ही रसारोहण कहलाता है। चलो तो आज हम इस क्रिया का अध्ययन अपने इस टॉपिक रसारोहण क्रिया में करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रसारोहण और उसकी परिभाषा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वीय बल के विपरीत पादप के वायवीय भागों में पहुंचने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। हम कह सकते हैं जड़ों द्वारा अवशोषित जल यदि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप के वायवीय भागों में पहुंचता है तो वो ही क्रिया रसारोहण कहलाती है। अब बात करते हैं रसारोहण की क्रिया के लिए कोई कारक जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल, रसारोहण की क्रिया मुख्य रूप से जाइलम उत्तक की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं कोशिकाओं पर निर्भर करती है। अर्थात जाइलम उत्तक ही रसारोहण की क्रिया के लिए मुख्य कारक होता है जिस पर रसारोहण की क्रिया निर्भर करती है। कई बार बोर्ड परीक्षा में छोटे क्वेश्चन के रूप में आ चुका है रसारोहण की क्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। रसारोहण की क्रिया मुख्य रूप से जाइलम उत्तक की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं पर निर्भर करती है। आपने अभी अच्छे से रसारोहण की क्रिया को समझा। चलो तो अब छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से रसारोहण की क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से प्रयोगों के द्वारा रसारोहण क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है, चलो तो अब इसका अध्ययन करते हैं। इससे पहले एक बहुत ही मोस्ट बात जो कि हम नोट करते हैं, रसारोहण की क्रिया मुख्य रूप से जाइलम उत्तक की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं कोशिकाओं पर निर्भर करती है। कोशिकाओं पर निर्भर करती है। बहुत ही मोस्ट है जो कि हमें अच्छे से याद भी रखना है। रसारोहण की क्रिया मुख्य रूप से जाइलम उत्तक की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं कोशिकाओं पर निर्भर करती है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम रसारोहण की क्रिया के छोटे छोटे प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं रसारोहण की क्रिया के प्रयोग। कौन कौन से प्रयोगों के द्वारा रसारोहण क्रिया को समझ सकते हैं, चलो तो देखते हैं। रसारोहण की क्रिया को निम्न प्रयोगों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 रंजक प्रयोग। नंबर 2 वलयाकार प्रयोग। और नंबर 3
मोम प्रयोग। तो हम इन 3 प्रयोगों की सहायता से रसारोहण क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रंजक प्रयोग, नंबर 2 वलयाकार प्रयोग और नंबर 3 मोम प्रयोग। चलो तो अब हम तीनों प्रयोगों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 रंजक प्रयोग। रंजक प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से रसारोहण क्रिया को समझा जा सकता है? चलो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। रंजक प्रयोग को करने से पहले कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए हमें इस प्रयोग के लिए? नंबर 1 जल से भरा हुआ बीकर, जल से भरा बीकर। नंबर 2 इयोसिन, इयोसिन रंजक होता है जिसके कारण हम अपने जल से भरे बीकर को रंगीन करने का कार्य करेंगे। इयोसिन रंजक होता है। और नंबर 3 बालसम पादप की टहनी, बालसम पादप की टहनी। बालसम पादप की टहनी का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां ब्राउन भूरे कलर की होती है, जिसमें रंगीन विलयन हमें आसानी से नज़र आ जाएगा। तो चलो अब रंजक प्रयोग को हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम जल से भरे हुए बीकर को लेते हैं। बीकर लेते हैं जिसमें जल भरा हुआ है। इस प्रकार से बीकर में जल भरा हुआ है। इस जलीय बीकर में हम इयोसिन वर्णक को डालते हैं। जैसे ही हम इयोसिन वर्णक को इस जल से भरे हुए बीकर में डालते हैं तो पूरा जलीय विलयन लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि इयोसिन एक रंजक है जो कि जलीय विलयन को लाल रंग में बदल देगा। हमने जैसे ही इसमें इयोसिन वर्णक को डाला, संपूर्ण जल लाल रंग में परिवर्तित हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम इयोसिन वर्णक, इयोसिन विलयन। इयोसिन रंजक विलयन कैसा कलर का हो गया? ये हमारा लाल रंग का हो गया। जो जलीय विलयन था वो किस रूप में परिवर्तित हो गया? लाल रंग में परिवर्तित हो गया। अब क्या करते हैं, एक बालसम पादप की टहनी को लाते हैं। बालसम पादप की टहनी को लाए और उसको उठाकर जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। इस प्रकार से एक बालसम पादप की टहनी को लेके आए, उसको जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। बालसम पादप की टहनी पर पर्ण लगी हुई है। इस प्रकार से अब कुछ समय पश्चात हम अवलोकन करते हैं कि इस बालसम पादप के स्तंभ और पर्णों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से लाल रंग के हमें धब्बे नजर आएंगे जो कि पादप स्तंभ और पर्णों पर दिखेंगे, स्पष्ट रूप से दिखेंगे हमें। इस प्रकार से पर्णों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अब ये धब्बे आए क्यों हैं? चलो इसे जानने का प्रयास करते हैं। रंजक प्रयोग में जल से भरे हुए बीकर में जैसे ही हमने बालसम पादप की टहनी को रखा तो लाल रंग का विलयन रसारोहण की क्रिया के कारण पादप के वायवीय भागों में पहुंचने का प्रयास करता है, जिसके कारण लाल रंग का विलयन पादप के स्तंभ एवं पर्णों पर छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से जाइलम कोशिकाएं ही जिम्मेदार होती है। अर्थात जल से भरे हुए बीकर में जब बालसम पादप को रख दिया जाता है
तो जाइलम कोशिकाएं जल अणुओं को अवशोषित कर पादप के प्रत्येक वायव्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है, जिसके कारण पादप पर लाल रंग के हमें धब्बे नजर आते हैं। तो यह क्रिया रसारोहण क्रिया को प्रदर्शित करती है। हम लिख भी देते हैं लाल रंग के धब्बे। जो कि किसके हैं? इयोसीन वर्णक के हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर दें। रंजक प्रयोग द्वारा रसारोहण की क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए जल से भरे हुए बीकर को काम में लिया जाता है। जल से भरे हुए बीकर में कुछ बूंदे इयोसीन रंजक की डालते हैं, जिसके कारण जलीय विलयन लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात बालसम पादप की टहनी को लाकर जलीय बीकर में रख दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात अवलोकन किया जाता है तो पादप के स्तंभ एवं पर्णों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया के दौरान जाइलम कोशिकाएं जल अणुओं को पादप के वायव्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। तो आपको रंजक प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो अब इस स्तंभ की अनुप्रस्थ काट के देखते हैं, इसके छोटे से टुकड़े का अध्ययन करते हैं। जैसे ही हम इसके छोटे से टुकड़े को काटते हैं तो इस टुकड़े के जाइलम क्षेत्र में, जाइलम कोशिकाओं में हमें लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जाइलम क्षेत्र, इस जाइलम क्षेत्र में लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो कि इयोसीन वर्ण के होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया के लिए जाइलम कोशिका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको भी लिख देते हैं। जाइलम क्षेत्र में इयोसीन वर्णक। क्लियर है? अब आपको अच्छे से रंजक प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब चलो बात करते हैं नंबर 2 वलयाकार प्रयोग के बारे में। आप इसे जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। नंबर 2 वलयाकार प्रयोग। अब वलयाकार प्रयोग के द्वारा रसारोहण की क्रिया को समझते हैं। वलयाकार प्रयोग में भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सामग्री होगी? चलो नोट करते हैं। नंबर 1 जल से भरा हुआ बीकर। नंबर 2 पादप टहनी। इसमें कोई भी पादप की टहनी काम में ले सकते हैं। और नंबर 3 चाकू। एक तेज धार वाले चाकू का भी उपयोग इस प्रयोग में करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले जल से भरा हुआ बीकर लेते हैं। जल से भरा हुआ हमने बीकर काम में लिया। तो लिख देते हैं हम बीकर जल। बीकर के अंदर जल भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम किसी पादप की टहनी को लेके आते हैं। पादप की टहनी को लेके आए और उस पादप की टहनी को जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। इस प्रकार से जल से हुए भरे बीकर में उस टहनी को रख देते हैं। पादप की टहनी पर पर्ण लगी हुई है। ठीक है। अब क्या करते हैं, पादप की जो स्तंभ है उसको तेज धार वाले चाकू की सहायता से उसकी छाल को थोड़ा सा हटा देते हैं, वलयाकार में हटा देते हैं। इस प्रकार से हम तेज धार वाले चाकू की सहायता से वलयाकार में इसकी छाल को हटा देते हैं। वलयाकार रूप में छाल को हटा देते हैं, लेकिन याद रखते हैं छाल को हटाते समय जाइलम कोशिकाएं नष्ट न हो। इसके अतिरिक्त जाइलम के बाहर जितनी भी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, फ्लोएम कोशिकाएं, चर्म, अधिचर्म कोशिकाएं, सबको हम हटा देते हैं। केवल जाइलम कोशिकाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात इस प्रयोग का अवलोकन करते हैं।
जब अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि पादप की पत्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं, अर्थात वो मुरझाती नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि जाइलम कोशिकाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, जो कि जलीय विलयन से जल अणुओं को अवशोषित करती हैं और उसे पादप की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जो कि रसारोहण क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब देखो क्या होता है इसमें वलयाकार प्रयोग। वलयाकार प्रयोग द्वारा रसारोहण क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। इस क्रिया में जल से भरे हुए बीकर को लिया जाता है तथा किसी पादप की छोटी टहनी को काम में लिया जाता है। पादप की टहनी से वलयाकार में छाल को हटा दिया जाता है। याद रखा जाता है टहनी के जाइलम कोशिकाएं नष्ट न हो। बाकी जाइलम के बाहर उपस्थित कोशिकाएं फ्लोएम, चर्म, अधिचर्म बाकी सभी को नष्ट कर दिया जाता है। टहनी को जल से भरे हुए बीकर में रख दिया जाता है। कुछ समय पश्चात अवलोकन करने पर पाया जाता है कि पादप की टहनी पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है, अर्थात पादप की पत्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं, वो मुरझाती नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि जाइलम कोशिकाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होने के कारण ही जल अणुओं को अवशोषित करती हैं और वह पादप पत्तियों तक पहुंचाने में सहायता करती है। इसके कारण पादप की पत्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहती है। तो आपको रसारोहण का दूसरा वलयाकार प्रयोग भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 अपने तीसरे प्रयोग के बारे में, मोम प्रयोग। नंबर 3 मोम प्रयोग। मोम प्रयोग के द्वारा भी रसारोहण क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। उसके लिए भी कुछ सामग्रियाँ चाहिए। चलो तो उसके लिए भी हम इन्हीं सामग्रियों का उपयोग कर लेते हैं। जल से भरा हुआ बीकर, पादप टहनी और तेज धार वाला चाकू एवं नंबर 4 मोम। अब इस प्रयोग में रसारोहण क्रिया को किस प्रकार से समझ सकते हैं? इस प्रयोग में रसारोहण क्रिया को समझने के लिए हम कोई भी पादप की टहनी को लेते हैं। हमने पादप की टहनी काम में ली। इस प्रकार से पादप की टहनी को काम में लिया। इस टहनी के निचले भाग को मोम में डुबा देते हैं। इस भाग को मोम में डुबा देते हैं। मोम में डुबा दिया। मोम में डुबाने से पादप की टहनी का निचला भाग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, चाकू की सहायता से जाइलम कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाओं से मोम को हटा देते हैं। जाइलम कोशिकाओं को छोड़कर सभी क्षेत्र से मोम को हटा देते हैं। इस प्रकार से हमने जाइलम कोशिकाओं को तो मोम की सहायता से बंद कर दिया और बाकी सभी कोशिकाओं को खुला छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, इस टहनी को उठाकर जल से भरे हुए बीकर में रखते हैं। जल से भरे हुए बीकर में टहनी को रख देते हैं और कुछ समय पश्चात अवलोकन करते हैं तो पादप की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। पादप की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पादप की पत्तियों तक जल के अणु नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण पादप की पत्तियां मुरझाती हैं। तो क्या जिससे पादप की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि पादप की पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य वास्तव में ही जाइलम ऊतक की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो इस प्रयोग द्वारा हम रसारोहण क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। चलो तो इस प्रयोग में हम किस प्रकार करेंगे। इस प्रयोग में हम तेज धार वाले चाकू की सहायता से या पिन की सहायता से मोम को जाइलम कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे। जाइलम कोशिका के अंदर हमने प्रवेश करा दिया। बाकी हिस्सों में हमने मोम को नहीं लगाया। ये बाकी हिस्सा जो है इस क्षेत्र में मोम नहीं है, केवल मध्य भाग में मोम है, जो कि जाइलम कोशिकाओं को रोक देता है। जैसे ही जाइलम कोशिकाओं को हम रोक देते हैं और कुछ समय पश्चात इस पादप की टहनी का अध्ययन करते हैं तो ये पादप की टहनी हमें मुरझाई नजर आती है। इस प्रकार से टहनी मुरझाई हुए हमें नजर आती है। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया के लिए जल अणुओं को पादप के वायवीय भागों में पहुंचाने के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार होता है। इसी के कारण जल के अणु पादप के वायवीय भागों में पहुंच पाते हैं। आपको इस वीडियो में रसारोहण की क्रिया और उससे संबंधित तीनों प्रयोग अच्छे से समझ में आए होंगे।
कल आने वाली वीडियो में बहुत ही मोस्ट टॉपिक रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।